सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ द लैक्रिमल सैक। तो उसका ऑलमोस्ट मीडियल साइड और इंटीरियर लैटरल रिलेशनशिप हो गया है। अब थोड़े से इंटीरियर रिलेशनशिप की बात करें तो याद रखिए कि आपकी लैक्रिमल सैक का जो अपर इंटीरियर पार्ट है उसके सामने बिल्कुल आपका मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट मौजूद है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसलिए उसकी क्लिनिकली सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी लैक्रिमल एब्सेस बनता है, लैक्रिमल सैक में कोई एब्सेस बनता है, कोई फेस्टुला बनता है, तो वो लोअर पार्ट ऑफ द लैक्रिमल सैक में इसलिए बनेगा क्योंकि ऊपर साइड उसको आगे से बहुत रेजिस्टेंट डेवलप है और लोअर पार्ट ऑफ द लैक्रिमल सैक में इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया। और आगे इसके अलावा जो पल्पेब्रल फाइबर ऑफ द ऑर्बिकुलरिस सकुलाई है, जाहिर बात है वो भी इसका इंटीरियर ही रिलेशनशिप में सारी चीजें आ रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर लैक्रिमल सैक, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें आपको सारे रिलेशनशिप क्लियर हो गया। बिल्कुल इसके सामने से आप देखें, दिस इज मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट, देखें दिस इज योर मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट और ये आपका लैक्रिमल सैक है। तो लैक्रिमल सैक के जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, बिल्कुल इसके सामने आपका लैक्रिमल मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज भी देखते हैं कि यहाँ से कुछ फाइबर जो है आपके क्या नाम है, ऑर्बिकुलरिस सकुलाई की जो फाइबर है वो भी इस साइड पे मौजूद है, ठीक है, सैक के हवाले से। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नीचे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट आया हुआ है। देखिए बिल्कुल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट यहाँ पे देखें तो ये आपके मैक्सिलरी एयर साइनसेस है और इस साइड पे आप देखें तो ये नेजल केविटी है। सो इसलिए इसके दरमियान यहाँ पे लेटरल वॉल में आपका नेज़ोलैक्रिमल कैनाल जो है वो यहाँ पे मौजूद है और डक्ट भी इसी से पास हो। अच्छा एंगुलर वेन की बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मैं आपसे डिस्कस करूं कि एंगुलर वेन जो है वो भी पास हो चुका है, किससे पास हुआ है। देखिए एंगुलर वेन क्रॉसेस द मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट अबाउट 8 मिलीमीटर फ्रॉम द मीडियल कैंथस। अच्छा यहाँ देखें, ये मीडियल कैंथस से लेकर ये आपका मीडियल कैंथस है, तो यहाँ से मीडियल कैंथस से 8 मिलीमीटर अवे यहाँ पे आपका एंगुलर वेन जो है वो यहाँ से पास हो चुका है, ऊपर जा चुका है एंगुलर वेन। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह करना चाह रहे हो, स्पेशली लैक्रिमल सैक पे अगर आप सर्जरी करना चाह रहे हो, तो आप ज्यादा जो है नॉट मोर देन 3 मिलीमीटर मीडियल टू द मीडियल कैंथस नहीं जाए, उससे अवे नहीं जाएंगे। बिकॉज अगर आपने ज्यादा इधर जो है मीडियल कैंथस से मोर देन 3 मिलीमीटर जो है वहां पे कोई कट लगा दिया, कोई इंसिजन लगा दिया, तो एंगुलर वेन रप्चर की चांसेस बहुत ज्यादा है। और एंगुलर वेन उसका पोजीशन क्या है, अगर मैं थोड़ा सा बैक साइड पे चला जाऊँ तो आप लोग और भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट में एक पिक्चर मैंने आपको एंगुलर वेन का यहाँ पे देखे, ये दिस इज योर एंगुलर वेन एंड दिस इज योर मीडियल, देखें मीडियल कैंथस, तो ये तकरीबन उससे 8 मिलीमीटर अवे यहाँ पे जाए तो यहाँ पे आपका क्या मौजूद है, एंगुलर वेन। तो अगर आप लैक्रिमल इस सैक पे सर्जरी करना चाह रहे हो तो ज्यादा लेड मीडियल साइड पे नहीं जाना, ज्यादा 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं जाना, बिकॉज हो सकता है कि आपसे मीडियल वो जो है वो रप्चर हो जाए। फिर स्पेशली डीसीआर सर्जरी में अक्सर हेवी ब्लीडिंग जो हो रही है वो एक्चुअल इसी ही एंगुलर वेन की रप्चर से हो रही है, ठीक है। तो इसने लिखा है कि मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट क्रॉस कर रहे अबाउट 3 मिलीमीटर फ्रॉम द मीडियल कैंथस, many time are tributary of the angular vein run between at the medial canthus. Therefore, to avoid profuse bleeding during sac surgery shouldn't be made more than 3 millimeter medial to the medial canthus. उससे ज्यादा नहीं होना, उसके अनसेट जो है आपको प्रोसीजर करना है। स्किन जो है जाहिर बात है, स्किन सबसे मोस्ट इंटीरियर रिलेशनशिप है लैक्रिमल सैक। सबसे पहले स्किन आ रहा है, स्किन के बाद जो है नीचे आपको एंगुलर वेन, एंगुलर वेन के बाद आपका मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट और इसके बैक साइड पे आप चले जाए तो वहां पे आपका लैक्रिमल सैक ही मौजूद होगा। ये उसका रिलेशनशिप सारी चीजें होगी। पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे बिहाइंड द लैक्रिमल सैक, तो वहां पे क्या है, फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या है, लैक्रिमल फीशिया मौजूद होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लैक्रिमल फीशिया क्या है कि बैक साइड से आपका पीरियोस्टम आ रहे हैं और एट द पोस्टीरियर मार्जिन जो है, द पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, वहां पे वो पीरियोस्टम दो लेयर में डिवाइड हो रहे हैं। एक आपकी लैक्रिमल फीशिया जो लैक्रिमल सैक है उसके मीडियल साइड, दूसरा लेटरल साइड पे आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया था कि आपकी वहां पे लैक्रिमल फीशिया मौजूद होगा और फाइबर ऑफ द लैक्रिमल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस सकुलाई
लेक्रिमल पार्ट ऑफ द अर्बिकुलर सकुलाई, अगर आपको हॉर्नर मसल याद है तो हॉर्नर मसल का अटैचमेंट भी बिहाइंड हो चुका है लेक्रिमल सैक का, और स्पेशली जो पोस्टीरियर लेक्रिमल क्रस्ट है उस पे हो चुका है अर्बिकुलर वाला पार्ट का। तो इसलिए लेक्रिमल सैक के बिहाइंड आपका हॉर्नर मसल होगा, लेक्रिमल पार्ट ऑफ द अर्बिकुलर सकुलाई होगा, और लेक्रिमल फेशिया मौजूद होगा, और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑर्बिटल सेप्टम क्या कर रहे, वो सैक को डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल पेट और चेक लिगामेंट ऑफ द मीडियल लैटरल रेक्टस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑर्बिटल सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहाँ पे मौजूद है, वो बिल्कुल सेपरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सैक को बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं। किस चीज से सेपरेट कर रहे हैं, ऑर्बिटल पेट और लैटरल जो स्पेशली जो चेक लिगामेंट वगैरह है उससे। आगे जाकर आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अच्छा, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की हम बात करें तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट याद रखिए उसके दो पार्ट है, एक इंटर ओसिस, ओसिस मीन बोन, एक वो पार्ट है जो बोन के इनसाइड मौजूद है, वो आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट 12.5 मिलीमीटर है। इंटरमीएटल मीन जो मिएटस में मौजूद होगा, ठीक है, वो तकरीबन क्या है 5.5 मिलीमीटर, ठीक है, उसको आप वो ऐड करें तो अबाउट 18 मिलीमीटर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की लेंथ आ रही है। अच्छा, ओपनिंग ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक म्यूकोजल पोर्ट है जिसका क्या नाम है, वॉल ऑफ हेस्नर, और ये क्या कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जितने भी एयर वगैरह आपके लैक्रिमल सैक में जा रहे हैं तो उसको वो प्रिवेंट कर देता है। अच्छा, लैक्रिमल सैक और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की इनसाइड की कहानी आप देखें तो याद रखिए ये तीन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सबसे इनसाइड देखेंगे तो आपको वहां पे डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम मिलेगा। जो सुपरफिशियल सेल है वो नॉन सिलिएटेड कॉलमनर है, और डीप सेल जो है वो आपके थोड़ी सी फ्लैट है। मतलब इनसाइड की अगर हम बात करें तो सबसे इनवर्ड सेल जो है वो थोड़ी सी कॉलमनर शेप की होगी, नॉन सिलिएटेड होगी, और उसके बिलो जो है आपको फ्लैट सेल मिलेगा। सो डबल एपिथेलियम लेयर मिलेगा। उसके आउटसाइड पे जिसका नाम है सब एपिथेलियल टिश्यू, वहां पे आपको कुछ लिम्फोसाइटिक टिश्यू जो है लिम्फोसाइट टिश्यू वगैरह वहां पे मौजूद होगा। और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सम पैथोलॉजिकल कंडीशन में यही सब एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें लिम्फोसाइट की एग्रीगेशन की वजह से जहां पे आपके फॉलिकल बन सकते हैं, आपकी लैक्रिमल सेक और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में फॉलिकल बन सकता है, एंड इवन लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। इसके सबसे आउटर लेयर देखें तो सबसे बाहर जो है फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू जो है ऑफ लैक्रिमल सैक बिकम कंटिन्यूस विद डेटा कैनालिकुलाई। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे कुछ वो ड्रा करूं, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इस ल्यूमेन ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट तो सबसे इनसाइड यहाँ पे आपका होगी डबल लेयर ऑफ एपिथेलियल। मैं यहाँ पे सिंगल बना रहा हूँ लेकिन आप लोग पे डबल बना लें। तो यहाँ पे इनसाइड लाइनिंग जो है वो डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल ने किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए देयर इज सब एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे देखिए देयर इज सब एपिथेलियल, यहाँ पे टिश्यू मौजूद है, इसमें लिम्फोसाइट वगैरह मौजूद होंगे, और इसको क्लोज किया हुआ है, किसने क्लोज किया हुआ है, फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर ने उसको क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जब हम बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट याद रखें कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के सराउंड दिस इज द प्लेक्सिस ऑफ वेसल, प्लेक्सिस ऑफ वेसल मीन के नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अराउंड बिल्कुल ब्लड वेसल मौजूद है, और इसी ब्लड वेसल से आपका नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अराउंड जो स्ट्रक्चर है, एक चीज है इसका नाम है इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू मीन हर वो टिश्यू जिसमें ब्लड फ्लो के ज्यादा होने से उस टिश्यू में कुछ स्टफनेस आ रही है, स्टफनेस वो हार्ड हार्ड बनता है, तो उसको हम कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। सो जब आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अराउंड देखिए ब्लड वेसल जो है उसकी वेसल की प्लक्सिस है, और जब इसी वेसल की प्लक्सिस की वजह से जब उसको ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहे हैं, उसकी इंगॉर्जमेंट हो रही है, जब ये वेसल जो है ये डायलेट हो रहे हैं, तो इस डायलेट की वजह से क्या होगा, यही इरेक्टाइल टिश्यू जो एनएलडी के अराउंड है उसमें क्या होगा, उसमें काफी इंगॉर्जमेंट प्रेशर प्रोड्यूस होगा, एक स्टफनेस आएगा, स्टफनेस होगा, जिसकी वजह से आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। और जब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आपको पता है कि वहां पे क्या होगा, ईपी4, आगे हम डिस्कशन करेंगे ये ईपी4 क्या है कि जो वो कंडीशन है जिसमें टीयर की ड्रेनेज का सिस्टम जो हो ब्लॉक हो। आप जरा देखिए फ्लेक्सिस के हवाले से देखिए, ये आपका नेज़ोलैक्रिमल सैक है, नेज़ोलैक्रिमल सैक है, और ये नीचे देखे तो आपका इसी तरह से आपका नेज़ोलैक्रिमल डक्ट भी है, और इसी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अराउंड देखे तो आपका ये माइन्यूट वेनस प्लेक्सिस और दिस माइन्यूट आर्टीरियल प्लेक्सिस। जब इसी आर्टीरियल प्लेक्सिस में देखे, जब इसी में ब्लड फ्लो ज्यादा आ रहा है
जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे उसकी डायमीटर ज्यादा हो गया, ब्लड फ्लो ज्यादा आ गया, तो बिल्कुल इसी लैक्रिमल डक्ट के अराउंड, मैंने आपको क्या बताया था, इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू क्या मतलब है कि जिसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होने से वो टिश्यू स्टफ होता है, सख्त बनता है, ठीक है। सो अराउंड द एनएलडी when the blood flow become more, so these erectile tissue become stuck, और इस स्टफनेस से आपके ये जो ल्यूमेन ऑफ द एनएलडी है या सैक है ये बंद हो सकता है और टीयर का जो रास्ता है वो बंद हो सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। अब लैक्रिमल फेसेज की, लैक्रिमल ग्लैंड का तो ब्लड सप्लाई आपको पता चल गया है। अब हम लैक्रिमल फेसेज की ब्लड सप्लाई की बात करें, मतलब लैक्रिमल सैक और कैनालिकुलर सिस्टम की हम बात करें, तो याद रखें लैक्रिमल फेसेज की जो ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर इंफीरियर पल्पेब्रल आर्टरी, दोनों ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। उस लास्ट वाले पिक्चर में आपको शो हो रहा था मीडियल सॉरी सुपीरियर इंफीरियर पल्पेब्रल आर्टरी जो है इसका सप्लाई है। एंगुलर ब्रांच मैंने आपको ऑलरेडी बताया फेशियल आर्टरी का, वो इनको सप्लाई कर देता है, और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी और नेजल ब्रांच ऑफ स्पिनोपेलेटाइन। अब ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, और नेजल ब्रांच जो है ऑफ द स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी। इसके अलावा जो है हम वेनस की बात करें, वेनस ड्रेनेज की बात करें, तो ऑलमोस्ट एंगुलर वेन, मैंने आपको बताया था एंगुलर वेन जो है वो सुप्राट्रॉकुलर सुपर ऑर्बिटल वेन जो है वो बना रहे, तो उसकी वेनस ड्रेनेज डायरेक्टली एंगुलर वेन में जा रहे, और इसके बाद जो है सम वेनस ड्रेनेज जो है इंफ्रा ऑर्बिटल वेन जो है उसमें जा रहे, और देन नेजल वेन फ्रॉम बिलो। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सब मैंडिबुलर एंड डीप सर्विकल ग्लैंड जो है उसमें जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली ये सब मैंडिबुलर में जा रहे हैं बिकॉज दिस इज लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। मीडियल साइड के जितने भी ड्रेनेज है तो वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट, इसकी वेनस ड्रेनेज जो है ये आपकी फेशियल वेन है, ठीक है। ये एंगुलर वेन, एंगुलर वेन किसने बनाया, सुप्राट्रॉकुलर सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये जाकर आपने सुप्रा ये वेन बना एंगुलर वेन, ये एंगुलर वेन से यहाँ से फिर नीचे सारी चीजें जा रही। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो सेंसरी सप्लाई टू लैक्रिमल सैक और एनएलडी जो है वो इंट्राट्रॉकुलर और इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व से, ये जो है इंट्राट्रॉकुलर और सुपीरियर अल्वियोलर नर्व ये एक्चुअल मैक्सिलरी की ब्रांचेस है। तो मैक्सिलरी की ब्रांचेस जो है वो लैक्रिमल सैक और एनएलडी को सप्लाई कर देता है। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन नर्व सप्लाई टू लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल सैक बिकॉज एक्सटरपेटेशन ऑफ द लैटरल ग्रेटली डिमिनिश द टीयर प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल सैक का, इसका आपस में कोई रिफ्लेक्स रिलेशनशिप भी है कि जब भी अगर कोई लैक्रिमल सैक वगैरह जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो वहां से लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो भी अपना प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम कर देता है। उसको पता है कि नीचे से जो हमारा सैक था वो बेचारा जो है वो खराब हो चुका है। लेकिन लेटर ऑन मैं ये सारे रिफ्लेक्सेस आपको एक ही स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से रिफ्लेक्स टीयर के साथ इन्वॉल्व है, वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सो यहाँ तक हम उसका पैसेज डिस्कस कर रहे थे कि कैनालिकुलर सिस्टम, लैक्रिमल सैक और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ये सारी चीजें होगी, आपको एग्जैक्ट हर एक का पोजीशन भी पता चल गया, उसका ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई, सारी चीजें हो चुकी है। अब ये पूरा सिस्टम हम किस लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपका है टीयर, कि टीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज वहां से टीयर का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका ड्रेनेज, ये सारी चीजें हो रही है। तो अभी से हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी ऑफ टीयर की भी डिस्कशन करेंगे कि टीयर की क्या फिजियोलॉजी है। सबसे पहले टीयर की ड्रेनेज जो है वो दो तरीकों से हो रही है, कंजक्टिवल सैक से दो तरीकों से, एक ग्रेविटी, दूसरा एक्टिव पंप मैकेनिज्म। आपको पता है ग्रेविटी जो है हर एक चीज को टुवर्ड अपनी तरफ, अर्थ जो है हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी आई बाल जो है उसकी पोजीशन अगर हम देखें तो वो अपवर्ड है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो एक ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आपका टीयर जो है वो डाउनवर्ड आ रहे हैं, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड कि ग्रेविटी जो है बहुत ही माइनर रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत स्मॉल रोल प्ले कर रहे हैं इन द ड्रेनेज ऑफ टीयर। एक्चुअल टीयर ड्रेनेज जो है वो कौन सी मैकेनिज्म से हो रही है, एक्टिव पंप मैकेनिज्म से हो रही है। आपकी 80% टीयर जो है वो लोअर पंक्टम से और 30% टीयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपके अपर पंक्टम से जो है वो ड्रेनेज हो रही है। अपर और लोअर मार्जिनल स्ट्रिप ऑफ टीयर को मीडियली। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये स्ट्रिप की कुछ बात हो रही है कि मार्जिनल स्ट्रिप क्या है। अब देखिए आपकी लोअर लिड और अपर लिड हमेशा के लिए ग्लोब को टच कर रहे हैं। अब लिड मार्जिन, अपर लिड मार्जिन और लोअर लिड मार्जिन और ग्लोब के दरमियान
जहाँ पे टीयर है वो देखिए उसको हम कहते हैं मार्जिनल स्ट्रिप ऑफ टीयर। आप देखिए तो एक लाइन सा होगा। आप किसी भी सामने अगर कोई इंडिविजुअल आपके सामने बैठा हुआ है तो उसको देख लें। लोअर लिड जो है, लोअर लिड और ग्लोब देखें तो उसके दरमियान भी आप में आपका टियर मौजूद होगा, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्ट्रिप ऑफ टियर। तो कहने का मतलब है कि अपर और लोअर मार्जिनल स्ट्रिप जो है वो मिडिल जा रहे, टुवर्ड द पंक्टम जा रहे हैं, वहां पे उसकी ड्रेनेज हो रही है। तो कंटिन्यूअसली पंक्टम में ड्रेनेज हो रही है किस चीज का? मार्जिनल स्ट्रिप टियर का। इसके अलावा जो है टियर कहाँ पे एंटर हो रही है? पंक्टम में बाय कैपिलरी एक्शन सक्शन। अब कैपिलरी एक्शन क्या है? देखिए, आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम छोटे बच्चे थे तो जब भी किसी भी जगह पे हमें कुछ पाइप वगैरह मिलते हैं, क्या वाटर वगैरह, तो आप देख ले कि कोई भी पाइप ले लें, उसको कोई वाटर की वेसल में रखें और उसको एक दफा आप पुश करें अपनी तरफ वाटर, एक दफा अगर उसमें वाटर आना स्टार्ट हो गए तो फिर खुद बहुत सारे वाटर जो है वो विदाउट एनी फोर्स जाएगा। उसका रीजन क्या है? कैपिलरी रिएक्शन का मतलब है कि ये वाटर जब जा रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को साथ साथ में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दफा जो टियर मार्जिनल स्टेप जो है वो पंक्टम में एंटर हो गए तो आपको पता है कि फ्लूइड जो है कंटिन्यूअस मौजूद है। तो जब टियर जा रहे तो वो बैक साइड के और भी टियर को अपने ऊपर अपने पीछे क्या कर रहे, खींचने की कोशिश करे, बिकॉज ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स, इसी मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन की वजह से बाकी मॉलिक्यूल जो है वो भी एक दूसरे के पीछे आना स्टार्ट कर देता है। तो एक उसका कहते हैं कैपिलरी एक्शन। दूसरा सक्शन क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सक्शन क्या करते हैं। जब हम हार्नर मसल वहां पे डिस्कशन कर रहे थे, जब आप आईलेट को ओपन कर रहे हो, स्पेशली क्लोज कर रहे हैं, जब आप आईलेट को क्लोज कर रहे हैं तो आपकी वो जो है लैक्रिमल सैक उसके साथ क्या हो रहे हैं, और जब आप आईलेट को क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो आपके लैक्रिमल सिस्टम के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये एक्चुअली उसी हार्नर मसल के एक डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ देर बाद। और जो प्री टार्सल आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल जो है, मैंने आपको बताया था कि वो स्प्लिट हो चुका है सुपरफिशियल और डीप हेड में अराउंड द एम्पोला, और कुछ फाइबर जो है वो अटैच हो चुका है तो लैक्रिमल सेक। ये काफी डिटेल डिस्कशन जब मैं लेट डिस्कस कर रहा था, अगर अभी आपको याद नहीं है तो आई लेट के लेक्चर में चले जाएं, वहां पे जो स्पेशली प्री टार्सल आर्बिकुलरिस वाला पार्ट है उससे कुछ फाइबर मसल जो है वो जाकर डायरेक्टली लैक्रिमल सेक के साथ अटैच हुआ है। अब देखिए लैक्रिमल सेक के साथ अटैच हुआ है तो क्या कर रहे हैं, जब आप लेड को क्लोज कर रहे हैं तो क्लोजिंग से क्या हो गए, जब आप लेड अपनी लेड को क्लोज कर रहे हैं, ये जो एम्पिला है ये शॉर्ट हो रहे हैं और इसी की वजह से आपकी लैक्रिमल सेक जो है ये डायलेट हो रहे हैं। आपके लैक्रिमल सेक क्या हो रहे हैं, एक डायलेट। और जब कोई भी लैक्रिमल सेक या कोई भी स्ट्रक्चर डायलेट हो रहे हैं तो डायलेशन से क्या हो रहे हैं कि वो डायरेक्टली फ्लूइड जो है वो अपनी तरह देखिए कि यहाँ पे स्पेस प्रोड्यूस हो गए, तो यहाँ पे स्पेस प्रोड्यूस हो गया, एक नेगेटिव फोर्स जो है जनरेट हो गया, सक्शन फोर्स डेवलप होगा। जब कोई भी यहाँ पे देखे एक स्ट्रक्चर जो है वो डायलेट हो रहे हैं, तो आप डायलेट हो गए तो वो कोई ना कोई या तो एयर जाएगा या इसमें कोई ना कोई टीयर जाएगा। जब हम लेड को क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग से यहाँ पे हम प्रेशर जो है वो जो हॉर्नर मसल वाला जो इफेक्ट है वो आपके लैक्रिमल सैक पे रिड्यूस हो रहे हैं। इस रिड्यूस से लैक्रिमल सैक के डायलिटेशन, और इस डायलिटेशन से टीयर जो है वो रश करके यहाँ चला जाता है। लेकिन जब आप लिड को ओपन कर देते हैं तो आप देखें कि आपका कैलिकुलर सिस्टम स्ट्रेट होता है और आपकी लैक्रिमल सिस्टम जो सैक जो है उस पे ये जो स्पेशली मसल है, हार्न वगैरह जो मसल है या जो लैक्रिमल पार्ट ऑफ द आल्विकुलस अकुलाई है, ये एक प्रेशर डालता है लैक्रिमल सैक पे। तो देखिए प्रेशर से क्या होगा, आपकी यहाँ जो स्पेस था वो लैक्रिमल सैक ऑलमोस्ट स्क्वीज होगा और स्क्वीजिंग से जो ड्रेनेज है वो नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे। इसका मतलब है कि क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ लेड ब्लैंकिंग जो है वो एक्टिव पंप जो है, यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना, ये एक्टिव पंप जो है वो टीयर का वो एक्चुअल आपकी लेड की क्लोजिंग और ओपनिंग हो रही, और इसी वजह से आपकी ड्रेनेज जो है वो काफी हद तक फैसिलिटेट हो रही है। अच्छा, अब हम डिस्कशन करें थोड़ी सी क्लिनिकल चीजें फिर खत्म करते हैं। अब यहाँ तक हमारा डिस्कशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे वाटरी आई, कि आपकी आई से अगर कोई ज्यादा वाटरी सिक्रीशन हो रही है। अब वाटरिंग आई हम किसको कहेंगे, इसकी कुछ डिफिनेशन है कि ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजक्टाइवल से, आपकी कंजक्टाइवल सेक से कोई टीयर जो है ओवरफ्लो हो रही है, ज्यादा टीयर जो है वो बह रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वाटरिंग आई। अब ये कंडीशन जो है ये क्यों हो रहे हैं, कंडीशन में अगर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ टीयर और मे रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो, दो कंडीशन है ना, या तो नॉर्मल अमाउंट से आपके टीयर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से आपका टीयर जो है वो आपकी जो है क्या आ रहा है, कंजक्टाइवल सेक से बाहर जो है वो आ रही है, एक कंडीशन। या आपकी टीयर नॉर्मल अमाउंट का है लेकिन उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, नाइजोलैक्रिमल सैक या डक्ट में या कैनालिकुलर सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो नॉर्मल टीयर भी नहीं जाएगा, और वही नॉर्मल टीयर फिर आपकी
कंजक्टाइवल सेक से बाहर ही आएगा। अब दो कंडीशन है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी आई से टीयरिंग हो रही है तो उसका नाम है एपीपोरा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टीयरिंग हो रही है, तो फिर हम उसको कहते हैं लैक्रिमेशन या हाइपर लैक्रिमेशन, ठीक है। अब एपीपोरा तो आपको पता चलेगा, इसको हम बाद में डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपर लैक्रिमेशन को डिस्कस करें। अब हाइपर लैक्रिमेशन आपके पास दो टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी हाइपर लैक्रिमेशन, दूसरा रिफ्लेक्स हाइपर लैक्रिमेशन। नाम से पता चलता है कि हाइपर प्राइमरी हाइपर लैक्रिमेशन क्या होगा, ये वो कंडीशन है जिसमें आपका लैक्रिमल ग्लैंड खुद इन्वॉल्व हो। जब आपकी लैक्रिमल ग्लैंड की जो इनर्वेशन है ना, स्टिमुलेशन, वो ज्यादा हो गया तो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन ज्यादा करेगा। अब वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को जो स्टिमुलेशन है, जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो इंक्रीज हो सकता है जब आपकी कोई अर्ली स्टेज, आप लेटर ऑन तो फिर खत्म हो रहे हैं, बट अर्ली स्टेज ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड ट्यूमर में उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो रही है, आपको पता है नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर बात है वहां पे एसिनर सेल वगैरह उसकी अमाउंट ज्यादा हो रही है, तो टीयर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। इसके अलावा अगर वहां पे अगर कोई सिस्ट वगैरह बन चुका है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग की वजह से यहाँ पे कोई सिस्ट बन, दो कंडीशन याद रखें, या अगर लैक्रिमल ग्लैंड में सिस्ट बन गया या वहां पे कोई अर्ली स्टेज की ट्यूमर है, तो उस केस में आपका प्राइमरी हाइपर लैक्रिमेशन मिलेगा। प्राइमरी क्या है कि वो एट अ सेल्फ प्राइमरी ग्लैंड जो है, लैक्रिमल ग्लैंड खुद इन्वॉल्व है और वो खुद ज्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन कर टीयर का, तो इसलिए हाइपर लैक्रिमेशन हो गया। अब रिफ्लेक्स हाइपर लैक्रिमेशन का मतलब यह है कि कोई भी दूसरी सेंसरी इनर्वेशन जो है वो आप जाकर आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। फॉर एग्जांपल एक चीज तो आपने नोट किया होगा, अगर आपके कॉर्निया के साथ कोई भी चीज टच हो जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी चली जाए आपकी कॉर्निया की तरफ, तो क्या स्टार्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी आई से टीयरिंग स्टार्ट हो रही है। या अगर कोई कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवा में कोई भी फॉरेन चीज चला गया, तो आपको पता है कि आपकी आई की सरफेस के जो सेंसरी इनर्वेशन है, अगर हम कॉर्निया की बात करें या कंजक्टिवा की बात करें, तो जाहिर बात है आपकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो सारी सेंसरी इनर्वेशन कैरी कर रहे टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, एक रिफ्लेक्स टीयरिंग होगा। आपने शायद नोट किया होगा, कोई भी चीज कॉर्निया के साथ टच हो तो आई से पानी आना स्टार्ट हो रहा है। अब ये रिफ्लेक्स टीयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स टीयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है, मटेरियल है, कोई भी चीज है, कि वो वॉश आउट हो जाए। अगर कोई फॉरेन बॉडी आई हुई है तो ज्यादा टीयर से हो सकता है कि वो इसी टीयर की ड्रेनेज के साथ वो बाहर चला जाए। सो एनी कहने का मकसद यह है कि रिफ्लेक्स हाइपर लैक्रिमेशन जो है वो किस वजह से आएगा कि कोई भी इरिटेशन आपके कॉर्निया या कंजक्टिवा को कुछ चीज इरिटेट करेगा, इसकी वजह से आ सकता है। और ये क्यों आ सकता है, बिकॉज यहाँ से सेंसरी इनर्वेशन जाकर आपके ब्रेन को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा और बहुत ज्यादा कंडीशन है, लाइक देखे अगर आपके एलेट में कोई स्टाई हॉर्डिवोलम इंटरनम या ओबिनाइटिस ट्राइकेसिस वगैरह जो आपकी कॉर्निया को टच करते हैं, या कंक्रीशन एंट्रोपियन वगैरह। इसके अलावा कंजक्टिवा में कोई कंजक्टिवाइटिस एलर्जिक रिएक्शन, कॉर्निया में कोई केराटाइटिस एब्रेजन वगैरह। इसके अलावा स्क्लेराइटिस, एबी यूवेल टिश्यू में अगर कोई आराइटिस, एक्लाइटिस, इरोडिस एक्लाइटिस हो सकता है, एक्यूट ग्लाकोमा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनाप्थेल्माइटिस, वेनाप्थेल्माइटिस या आर्बिटर सिटी, ये सारे वो कंडीशन है जिसमें आपका रिफ्लेक्स हाइपरलैक्रिमेशन होगा। कोई भी हार्ड स्टाई है ना, तो स्टाई के आई से भी पानी जो है वो आना स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं बाकी चीजों को भी डिस्कस करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा सेंट्रल कनेक्शन को भी explain करना चाह रहा हूं कि आपकी इस आई जो है उसमें लैक्रिमेशन जो है, टीयर प्रोडक्शन क्यों ज्यादा हो रही है, सारी चीजें क्या हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट जो है वो जनरल कंसेप्ट आप भी नोट करें, ठीक है। आपकी लैक्रिमल सिक्रीशन जो है उसकी क्या क्या नर्वस या हायर कंट्रोल क्या है, तो याद रखिए यहां से आपकी सेंसरी इनर्वेशन जा रही है ना, थोड़े से मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको लिखूं, लेट्स सपोज दिस इज योर ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्पेशली पोन एरिया जो है, लेट्स सपोज अगर ये वो पोन एरिया है जहां पे आपका स्लावेटरी न्यूक्लियस है, जो सेवन नर्व का न्यूक्लियस स्लावेटरी न्यूक्लियस है, तो यहाँ से इनर्वेशन को कैरी कर रहे, कहाँ तक जा रहे, लैक्रिमल ग्लैंड तक वो इनर्वेशन को कैरी कर रहे। पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरी मोटर इनर्वेशन, ये पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन आ रही है तो यहाँ से अपना सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये बाकी हायर सेंटर है आपका सेरेब्रल, ये सेंटर है। अच्छा, ये सेंटर है जो पेन सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, मतलब ट्राइजेमिनल सेंटर है। यहाँ से आपने कॉर्निया को टच कर दिया,
कॉर्निया के टच होने से वो पेन सिग्नल चला गया आपके ब्रेन, और ब्रेन में कहाँ पे, जहाँ पे आपका सेंसरी न्यूक्लियाई आप ट्राइजेमिनल नर्व है। तो याद रखिए ये सेंसरी न्यूक्लियाई जो है ये इस सिक्रीटरी मोटर जो है, जो आपकी लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है उसके साथ कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ पे कॉर्निया को टच कर दिया, लेकिन यहाँ पे टीयरिंग स्टार्ट हो गया। द रीजन इज कि यहाँ से जो पेन सिग्नल जाया ब्रेन में, चला गया ब्रेन में, और ब्रेन में यहाँ पे जो सेंसरी न्यूक्लियाई है, ये सेंसरी न्यूक्लियाई जो है ये आपस में कनेक्टेड है विद दिस लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैक्रिमेशन स्टार्ट हो गया। एक चीज यहाँ पे है। द सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको पता है कि आपका हाइपोथैलेमस भी मौजूद है, ऊपर आपका हाइपोथैलेमस भी मौजूद है। इस हाइपोथैलेमस से भी कुछ न्यूरॉन जो है वो आकर इसी जो स्लाइवेटरी न्यूक्लियस है इसके साथ कनेक्टेड है। और आपको पता है कि आपके हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी बहुत इमोशनल कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी अगर बहुत ज्यादा जो है वो उसको रोना आ रहा है, उसकी स्ट्रेस कंडीशन है, ग्रीव कंडीशन, एंजाइटी कंडीशन है, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं आपके इसी सेंटर को, जो स्लाइवेटरी न्यूक्लियस है इसको सेंटर देता है। और जाहिर बात है जब हम और इसी कंडीशन में आपने रोना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक कनेक्शन जो है आपका ये हो चुका है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है अल्फैक्टरी सेंटर। यहाँ पे अल्फैक्टरी सेंटर है, लेट्स सपोज यहाँ पे अल्फैक्टरी सेंटर है, यहाँ पे आपके नोज, और नोज क्या करे, वो स्मेल जो है यहाँ तक कैरी कर रहे। अब इसी अल्फैक्टरी और इसी स्लाइवेटरी न्यूक्लियस के आपस में भी कनेक्शन मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर आप सम टाइम आपने नोटिस किया होगा, कोई ऐसे मटेरियल जो है, कभी कभार आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई भी चीज को स्मेल कर देते हैं, ठीक है, और वो स्मेल जो है वो डायरेक्टली आप आई से जो है टीयरिंग स्टार्ट करते हैं। वो क्या है कि वो मटेरियल जो है उसने आपके ऑल्फैक्टरी सेंटर को स्टिमुलेट किया। ऑल्फैक्टरी सेंटर ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइवेटरी न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, और वो आपकी नॉट स्लाइवेटरी यार, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, दिस इज लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, और ये लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस जो है वो लैक्रिमेशन को स्टार्ट कर देता है। कहने का मकसद ये है कि देयर इज सम हायर नर्वस कंट्रोल जो है, या रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ लैक्रिमल सिक्रीशन जो है आपके ब्रेन में भी पाया जाता है। तो वो इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये बिहाइंड द लॉजिक कि क्यों ये रिफ्लेक्स टीयरिंग हो रही है। तो अब कहने का मकसद ये है कि आपको टीयर का पता चले कि प्राइमरी क्या होगी और सेकेंडरी रिफ्लेक्स क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल लैक्रिमेशन। सेंट्रल लैक्रिमेशन क्या होगी, जब आप इमोशनल स्टेट में आपको मिलेगा। देखिए वॉलंटरी लैक्रिमेशन या हिस्टेरिकल लैक्रिमेशन, जब आप देखें इमोशनल स्टेट में बहुत गम की वजह से आप कर रहे हो, ठीक है, या अक्सर कभी कभार खुशी की वक्त भी आंखों से जो है वो लोग कहते हैं कि आंखों में आंसू आ गई, ठीक है, वो ड्यू टू दिस सेंट्रल लैक्रिमेशन की वजह से। और इपिपोरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इपिपोरा क्या है। इपिपोरा वो कंडीशन है जिसमें आपकी ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। वो आपकी फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल आ सकता है। अब फिजियोलॉजिकल क्या है कि आपकी लैक्रिमल पंप जो है वो फेल हो गया है। आपकी लोअर लेड उसकी लेग्जिटी जो है, आपकी लोअर लेड जो है उसकी लेग्जिटी या वीकनेस की वजह से आर्बिकुलर सप्लाई की मसल जो है वो वीक हो चुका है, जो प्रॉपरली पंप का काम नहीं कर सकता। अगर आर्बिकुलर सकुलाई या लोअर लेड लेग्जिटी जो है उसकी प्लेयर की वजह से आ गया तो उसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से आ गया, फॉर एग्जांपल आपके लैक्रिमल पैसेज का रास्ता जो है वो बंद हो गया है, उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, उसमें कोई कंक्रीशन आ गया, उसमें कुछ स्टोन सा स्ट्रक्चर बन गया है, या कोई ट्यूमर आ गया है जिसकी वजह से आपके लैक्रिमल सिस्टम में लाइक पंक्टम कैनालिकुलस या लैक्रिमल सेक लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो किसी भी वजह से आपको EP4 आ सकता है। या ओल्ड एज में अक्सर एट्रीजिया ऑफ द पंक्टम, एट्रीजिया मीन क्लोजिंग ऑफ द पंक्टम जो है वो अक्सर आ सकता है। तो ये सारी चीजें फिर हम EP4 के क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे। अगर ड्रेनेज के पाथवे में प्रॉब्लम है EP4 होगा, अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहे तो वो आप हाइपर लैक्रिमेशन के क्राइटेरिया में उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम फिजियोलॉजी की बात करें, देखिए टीयर की क्या फिजियोलॉजी है। टीयर फिल्म क्या करे, वो आपकी कॉर्निया और कंजक्टिवा के एपिथेलियम को हमेशा के लिए मॉइस्ट रखते हैं, उसके ऊपर मौजूद है। टीयर जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टीयर प्रोड्यूस बाय एक्युलर सरफेस एपिथेलियम एंड नेक्सा, स्पेशली लैक्रिमल ग्लैंड, और उसके साथ साथ जो सरफेस एपिथेलियम जो है वो भी इसमें काफी हेल्प कर देता है। टीयर फिल्म की थिकनेस अगर हम यूजुअली बात करें तो ये 40 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टीयर कवरिंग द ऑकुलर सरफेस। अब टोटल वॉल्यूम कितना है जो ऑकुलर सरफेस को कवर कर देता है, तो आप देख सकते हैं 2.74 और प्लस माइनस 2 माइक्रोलीटर जो है उससे लेकर 7 माइक्रोलीटर तक यूजुअली आपके ऑकुलर सरफेस के ऊपर में टीयर जो है उसका वॉल्यूम है।
उसका रोल क्या है? द रोल ऑफ प्री कॉर्नियल टियर फिल्म, उसका क्या रोल है? सबसे पहले प्रोटेक्ट द कॉर्निया फ्रॉम ड्राइंग, कॉर्निया को ड्राइंग से बचा रहे हैं। और आपको पता है कि जब कॉर्निया जो है उसकी न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीजें इन इन स्ट्रक्चर से मिल रहे हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो टियर के साथ मिल रहे हैं, और टियर कॉर्निया जो है वो उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो सारे ये ले रहे हैं, एक चीज। द सेकंड थिंग, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया, अगर कोई ड्राइनेस कंडीशन आप देखें या इररेगुलर सरफेस ऑफ द कॉर्निया आप देखेंगे ड्यू टू द टियर डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी वजह से काफी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो इफेक्ट खराब हो रही है, और विजन जो है वो भी ब्लर हो रही है। इसके अलावा से इम्यून सिस्टम जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि बीटा लैसिन, आईजीए और इसके अलावा जो है लाइसोजाइम वगैरह जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प कर देता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कॉर्निया जो है एवास्कुलर है, उसकी जो जितनी भी न्यूट्रिशन सप्लाई है स्पेशली गैस वगैरह वो इस एयर से मिल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर एयर के साथ मिले और कॉर्निया वो ले ले। ये बेसिक चीजें आप लोग को ऑलरेडी आ रही है। और इसके अलावा जो कॉर्नियल की हाइड्रेशन है बहुत ज़रूरी चीज़ है टू सपोर्ट कॉर्नियल हाइड्रेशन। ये सारा एक बैलेंस है कि कॉर्निया की स्ट्रोमा की जो वाटर है और टियर की वाटर की जो बैलेंस है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्री कॉर्नियल टियर एक्वस ह्यूमर जो है ये सारी चीज़ें उसको डिटरमाइन कर देता है। इसके अलावा अगर हम टियर की बात करें तो यूजुअली आपको पता है कि आप ये 3 लेयर आप पढ़ चुके हैं कि लिपिड लेयर है, एक्वस लेयर है, म्यूकस लेयर, बट एक और लेयर भी है टियर में आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं 4 लेयर ऑफ द एक टियर। तो उस एक का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए, यहाँ बहुत एक कंसेप्चुअल डायग्राम है कि यहाँ से आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये आपका लिपिड लेयर है, ऊपर वाला टियर का, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है। और मोबोमिन ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करे। मोबोमिन ग्लैंड की सिक्रीशन जाकर इसी लिपिड के सिक्रीशन में आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो थिकनेस तकरीबन ऑलमोस्ट 7 माइक्रोमीटर की, ये जो सबसे ज्यादा ये वाला लेयर है, जो सबसे ऑलमोस्ट थिक लेयर है, ये एक्वस लेयर है, इसमें ऑलमोस्ट वाटर है और इसमें आईजीजी और इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट और प्रोटीन सारी चीजें डिजॉल्व हो चुके हैं। अब ये मैन लेक्रिमल ग्लैंड और एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड जो है, मैन लेक्रिमल और एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड ये इन एक्वस लेयर की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा ये वाला म्यूकस लेयर अगर हम देखें, जिसकी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 0.2 माइक्रोमीटर जो है, ये उसकी थिकनेस है, म्यूसिन लेयर है। अब ये गॉबलेट सेल जो है, गॉबलेट सेल जो सिंगल सेल है, जो स्पेशली आपके एपिथेलियम कंजक्टिवल एपिथेलियम में स्कैटर्ड है, वो गॉबलेट सेल जो है एक्चुअली ये म्यूसिन लेयर जो है ये सारी चीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। अब जो सबसे लोअर लेयर है, जिसको हम मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन विद माइक्रो विलाय कहते हैं। अब कॉर्निया, इंशाल्लाह जब हम कॉर्निया की एनाटॉमी को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करें, कॉर्निया की जो सेल है स्पेशली जो एपिथेलियम है, उसमें से भी देखिए आप माइक्रोविलाई, वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जो है स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी एपिथेलियम के ऊपर मौजूद है। और इसी माइक्रोविलाई का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो इस म्यूसिन लेयर जो है, देखें इस म्यूसिन लेयर को यहाँ पे स्टे करे। अगर वो माइक्रोविलाई अगर खत्म करें तो फिर ये म्यूकस लेयर जो है, ये म्यूसिन लेयर जो है, ये कॉर्निया के सरफेस के ऊपर जो है फिर सही तरीके से स्टे नहीं करेगा। और जब सही तरीके से स्टे नहीं करेगा तो जाहिर बात है फिर सारी चीजों पर डैमेज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स, मैं बताऊं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, कि वो इसी सरफेस एपिथेलियम के कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जो है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में एंटर हो चुके हैं। अब यही ग्लाइकोप्रोटीन जो सरफेस एपिथेलियम जो है उसने अपने प्रोजेक्शन सेंड किया हुआ है इस म्यूकस लेयर में, उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक का अपना अपना रोल है। देखिए, ये ऊपर सबसे ऊपर लिपिड लेयर है, इसलिए लिपिड लेयर है कि एक्वस लेयर की इवापोरेशन को कम करें। अगर किसी को मोबुमिन ग्लैंड डिस्फंक्शन हो गया, जैसे कि डायबिटीज में मोबुमिन ग्लैंड की डिस्फंक्शन हो रही है, तो उस डिस्फंक्शन से ये टियर लेयर जो है ये कम, ये नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो देखिए एक्वस लेयर आसानी से क्विकली इवापोरेट होगा और ड्राइनेस होगा। तो देखिए ये रेट ऑफ इवापोरेशन को ज्यादा करेगा। अगर लेक्रिमल एक्सेसिव लेक्रिमल ग्लैंड डैमेज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपकी जो काफी ज्यादा थिक लेयर है एक्वस लेयर, ये नहीं बनेगा। और जब ये लेयर नहीं बनेगा देखिए, तो लिपिड लेयर और म्यूसिन लेयर ये सारी चीज आपस में मिक्स होगा और एक स्टिकी मटेरियल बनाएगा। ठीक है, जो आई को बहुत इरिटेट करेगा, बहुत कंडीशन होगा, जिसमें फिलामेंट्स वगैरह जो है, फिलामेंट्री केराटाइटिस वगैरह या फिलामेंट एक्सेसिव ड्राई कंडीशन होगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वैसी विस्कस चीज है, विस्कस लाइक मटेरियल है, लेकिन ये तो एक्वस लेयर की वजह से बिल्कुल आई को स्मूथनेस दे रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर भी आई जो है वो ड्राई होगा। और गॉबलेट सेल की डिस्ट्रक्शन वगैरह का बर्न की वजह से हो गया। ठीक है, तो फिर ये म्यूसिन नहीं बनेगा। जब म्यूसिन नहीं बनेगा तो ये बिल्कुल वाटर जो है और लिपिड ये बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर स्टे नहीं करेगा
और इस तरह से ग्लाइकोकैलिक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि उसने भी मेंटेनेंस में काफी रोल प्ले किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यह वही ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस विथिन कॉर्निया कंजक्टिवा से ये आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड म्यूसिन, ये ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद ये म्यूसिन लेयर है, फिर इसके बाद ये एक्वस लेयर है और सबसे लेके आप लिपिड लेयर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वस लेयर में आपके बाइकार्बोनेट, आपकी सोडियम और ये सारे प्रोटीन वगैरह जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे डिजॉल्व हो चुका है। अब जब म्यूसिन की बात करें तो कुछ जो है सॉल्युबल म्यूसिन है जो यहाँ पे एक्वस लेयर के दरमियान मौजूद है, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड म्यूसिन है। मेम्ब्रेन बाउंडेड म्यूसिन वो म्यूसिन है जो इसी मेम्ब्रेन के साथ जो है ग्लाइकोकैलिक्स के साथ अटैच है, और सॉल्युबल म्यूसिन वो है जो आपकी एक्वस लेयर के इसी हिस्से में मौजूद है। अब देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि एक नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड डेट प्रोजेक्ट फ्रॉम सेलुलर सरफेस से प्रोजेक्ट हो, जो कि मैंने आपको बताया। और म्यूसिन है क्लासिफाई इनटू सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन स्पेनिंग म्यूसिन। म्यूसिन दो किस्म के हैं, एक सिक्रेटेड होगा, सिक्रेटरी म्यूसिन क्या है, ये तो जेल फॉर्म में होगा या स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म में, ऑलमोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और मेम्ब्रेन स्पेनिंग म्यूसिन क्या होगा कि ये एक्युलर सरफेस के साथ टच होगा और पैथोजन के लिए एक बैरियर जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि मेम्ब्रेन स्पिनिंग म्यूसिन अपीयर टू बी अल्ट्रा इन ड्राई आई। अगर आप ड्राई आई में देखें तो ड्राई आई में स्पेशली वही म्यूसिन जो आपके सरफेस के साथ, देखें ये जो सरफेस रिलेटेड बाउंडेड म्यूसिन है ये अल्टर होते हैं ड्राई आई में, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का भी पता चल गया। म्यूसिन लेयर जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि म्यूसिन लेयर जो है वो कौन बना रहे हैं, म्यूकस लेयर म्यूसिन से बनती है। अब म्यूसिन है लेकिन म्यूसिन के साथ आप वाटर मिलाए तो उससे म्यूकस बन गया, ठीक है। सिंथेसाइज एंड सेक्रेटेड बाय कंजक्टाइवल गॉबलेट सेल। इसका फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंट करते हैं इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ नहीं करता। द सेकंड थिंग है कि वो उसको सरफेस जो है एपिकल एपिथेलियम को उसको वेट रखते हैं, उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। एक्वस लेयर जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लैक्रिमल ग्लैंड, एक्सेसिव लैक्रिमल ग्लैंड वो ये सारी चीजें को बना रहे हैं। इसके अलावा जो है अकुलर सरफेस जो एपिथेलियम जो है उसको मॉइस्ट रखते हैं और काफी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। थिकनेस भी आपको बताया था कि इसके अलावा जो है लुब्रिकेशन वगैरह सारी चीजें फिर पॉसिबल नहीं होगी। इसमें अलावा इसके अलावा वाटर में क्या चीजें, बहुत सारे सल्यूट वगैरह जो है म्यूसिन इलेक्ट्रोलाइट प्रोटीन वगैरह डिजॉल्व हो चुका है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये मेंटेन रखता है। इसकी पीएच देखिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से जो पीएच है, ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो है ये पीएच को मेंटेन रखता है। अगर हम आई की बात करें, जब